Hello student, good morning all of you. Welcome to VK Education Classes. I am Vikram Kumar Gautam. बेटा कि जैसा हम क्लास 10 में चैप्टर नंबर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में देखा जाए तो अब तक हमने नर्वस सिस्टम का पार्ट हम पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे। जैसे हमने देखा था, पहले बताया था आपको बेटा कि कंट्रोल क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कैसे होता है हमारी बॉडी में। फिर उसके बाद हमने आपको बता रखा हुआ था कि आपको एक नर्वस सिस्टम पाया जाता है, जबकि ये कंट्रोलिंग पावर जो कोऑर्डिनेशन होता है वो दो तरह से होता था, तीन तरह का होता है। तो हमने आपको क्या बताया था, नर्वस कोऑर्डिनेशन, दूसरा हमने बताया हुआ था आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन, और तीसरा हमने बता रखा हुआ था आपको ऑटोनॉमस कोऑर्डिनेशन। जिसमें से हमने पहले पॉइंट का पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बता रखा हुआ था आपको नर्वस कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम पाया जाता है, नर्वस टिश्यू पाई जाती है, जिनका जाल बिछा रहता है, न्यूरॉन्स का जाल बिछा रहता है। न्यूरॉन्स को हमने स्ट्रक्चर में देखा हुआ था, जो एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर था आपको। फिर उसके बाद हमने उसके पार्ट देखे थे कि आपको साइटॉन पाया जाता है, एक्सॉन पाया जाता है, और डेंड्राइट्स क्या होता है। उसके फंक्शन को हमने देखा कि आपको नर्व इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में आपको क्या होते हैं, नर्व इंपल्स के रूप में आपको फ्लो कैसे करती है सूचना। ठीक, वो सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर्स के दौरान हमने डिस्कस किया हुआ था। फिर उसके बाद हमने आपको बेटा देखा कि कल का हमने जो चैप्टर था आपको बता रखे थे, हमने देखा था रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, जिसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सिर्फ ब्रेन का कोई आपको क्या होता है रिलेशन नहीं रहता है उसको कंट्रोल करने के लिए, जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते थे। ठीक है, रिफ्लेक्टिव आर्च के नाम से हमने बताया था रिफ्लेक्स आर्च क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, कैसे आपको समझना है उनके द्वारा होती है। ये सारे पॉइंट हमने एनसीईआरटी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमने कवर किया हुआ है। आज के लिए हमने बताया था, आज का जो लेक्चर होगा बेटा वो सॉरी ये थोड़ा सा मिस कर दिया बेटा। आज का जो क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 देख रहे हैं, जिसका लेक्चर 3rd होगा। इसमें हमने आपको बता रखा हुआ था बेटा, ध्यान से देखिएगा। अब हमने कल कहा था आपको कि अगले लेक्चर्स में हम ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम कुछ डिस्कस करते हैं कि हमने नर्वस सिस्टम के बारे में आपको बताया कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम आपको क्या होती है, न्यूरॉन्स जो होती हैं उनका एक नेटवर्क बना रहता है, जाल बिछा रहता है, जो सूचनाएं आपको उन्हीं के द्वारा क्या होती है, संचालित की जाती है। जो भी पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में आपको स्टिमुलस होता है, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स जो करती है बॉडी हमारी, जो सजीवों का एक स्पेशल कैरेक्टर्स होता है, तो वो आपको इसकी हेल्प से ही होती है। किसके द्वारा से, नर्वस सिस्टम के द्वारा से होता है। फिर हमने बताया था कि नर्वस सिस्टम आपको 3 तरह से होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, और एक हमने आपको बताया हुआ था नर्वस सिस्टम आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपको दो तरह से बताए होंगे। ठीक है, तो दो तरह से आपको जो हमने बता रखा हुआ था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसमें आपको ये देखना है कि बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होती है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या घटनाएं घटित होती है। आज हम ब्रेन का जो पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली क्या होता है, पार्ट आपको क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही होता है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। एक्चुअल पार्ट क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही पार्ट होता है, जो हमने बता रखा था, जिसके अंतर्गत सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आपको ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आती है। क्लियर हुआ? तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमको क्या करना है कि जैसे आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही हम लेते हैं, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर लिया जाए बेटा, तो आपको ह्यूमन ब्रेन का क्या दिया ना, इट्स रिफ्लेक्स एक्शन ओनली फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। Obviously not, since we know that we are thinking beings, spinal cord is made up of the nerves which supply the information of think about। मतलब कहने का मतलब उसका एनसीईआरटी का ही है, बिल्कुल घर पे पढ़ेगा एनसीईआरटी, हम पूरी एनसीईआरटी की वो क्लियर कर देते हैं। एनसीईआरटी की एक एक लाइन जो लिखी हुई है ना बेटा, वही चीजें हम बताते हैं अपने लेक्चर में। तो ध्यान रखिएगा, क्या हमने जो पिछले अध्ययन में पढ़ा हुआ, पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि रिफ्लेक्स जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो क्या सिर्फ आपको रिफ्लेक्स एक्शन का ही काम करती है। तो आपका जवाब मिल रहा है ये निश्चित तौर पे सही नहीं कि सिर्फ उसी का काम करती है, वो इसके अलावा भी आपको क्या करती है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास स्टिमुलस का, जितनी भी बॉडी से अदर पार्ट से जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है बेटा, उसको क्या करती है, ब्रेन तक ले जाने का क्या करती है, काम करती है। ये साधारण सा आपका एनसीईआरटी में शुरुआत में आपको लिखा हुआ है, जिसकी वजह से ही क्या कहता है, ब्रेन एक कॉम्प्लिकेटेड क्या होता है, मैकेनिज्म के थ्रू बना होता है। उसमें कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बना रहता है न्यूरॉन्स का,
जिसके पास एक स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर होता है कि वो क्या करता है, उसके पास चेतना होती है, सोचने समझने की क्षमता होती है, जिसके अनुसार वो क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, वो क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स करने के बाद वो सूचनाएं आपको ट्रेवल करके स्पाइनल कार्ड को हमने कल लिखा है ना, स्पाइनल कार्ड तक जाती है, जो आपको प्रेरक होती है या फिर कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स ले जाती है उनको, और वो आपको इफेक्टिव ऑर्गन तक क्या करती है, पहुंचाती है। ये काम रहता है ब्रेन का। तो वही ब्रेन का आपको एग्जैक्टली हमको आपको क्या समझना है। लेकिन उसको समझने से पहले आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ बेटा, अपने पे ही कहता हूँ कि मुझे आज से बहुत साल पहले 2015 में मुझे चोट लग गई थी बेटा, मेरे ब्रेन में ही लग गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि 1-2 हफ्ते तक बिल्कुल क्लॉटिंग भी हुई, मेरी ब्रेन फट चुका था, ऊपर का स्कल फटा हुआ था, जिसकी वजह से कुछ ब्लड बाहर भी बहुत सारे ब्लड का रिलीजन हुआ, लेकिन पीछे वाला जो मेरा था बेटा वहाँ पे चोट लगी थी, जिसकी वजह से ब्लड क्या किया था, हमारा फ्लो करके बाहर नहीं आ पाया, वो ब्रेन के अंदर चला गया। तो ध्यान रखिएगा, हम बताएंगे आपको लेक्चर के दौरान, पहले आपको कुछ डिस्कस कर लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं आपका है, ले जाऊंगा, लेकिन आपको इंपॉर्टेंस ही बताना चाहता हूँ, उससे रिलेशन क्या है। कि जब मुझे ब्रेन में वो चोट लगी बेटा, 1-2 हफ्ते तक हमने क्या किया, एक नॉर्मल डॉक्टर के पास एडमिट था, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते के बाद मुझे लगा, या फिर मेरे जो मित्र वगैरह थे उन्होंने क्या किया, रिस्पॉन्स किया, और मैंने भी कहा, मुझे क्योंकि जनरली बायोलॉजी पढ़ा हुआ था, तो मुझे लगा कि ये डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा, तो मैंने बहुत प्रेशर किया अपने घर वालों को, अपनी मम्मी से और अपने फादर से। तो मैंने कहा कि एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास आप ले जाइए। जनरली मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, यूपी के आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ बेटा, तो हमारे यहाँ से वाराणसी जो है, बनारस जो है, वहाँ पे बड़े फेमस डॉक्टर एक बैठते हैं जिनका नाम है विवेक शर्मा। तो मैं बार बार उनका मैंने घर वालों को प्रेशर किया कि मुझे विवेक शर्मा के पास ले चलिए, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, ब्रेन की जो है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है उस डॉक्टर से। फिर मैंने क्या किया, मेरे कुछ मित्र थे, उन्होंने क्या किया बेटा, आजमगढ़ में ही क्या हुआ था, एक बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे जिनका नाम था अनुज सिंह यादव। तो वहाँ पे जबकि विवेक शर्मा के पास क्या होती, लाइनें बहुत ज़्यादा जल्दी से एडमिशन नहीं हो पाता, एडमिट पेशेंट बड़ा टाइम वेस्ट करना पड़ता है, तो इसलिए हमको वहाँ पे ले गया आजमगढ़ के लिए। किसी ने इन्फॉर्मेशन दी कि वो बढ़िया डॉक्टर है, उनके पास हो जाएगी आपको। मैं वहाँ पे गया बेटा, तो उसने मेरी ब्रेन की सारी चीज़ें पढ़ी, और जब मैंने अपने ब्रेन की रिपोर्ट पढ़ी, तब मैं बता रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है। ब्रेन की रिपोर्ट पढ़ते हुए मेरा 4 ब्रेन जो था वो नॉर्मल था। अभी हम डिस्कस करेंगे, पीछे जो ब्लैक बोर्ड पे बना हुआ, व्हाइट बोर्ड पे बना हुआ ना बेटा स्ट्रक्चर, उसके बारे में डिटेल में बता। मेरा जो 4 ब्रेन था वो बिल्कुल नॉर्मल था सिर्फ, और बाकी सब आपको क्या होते डैमेज हुए, सब उस ब्लड क्लॉटिंग की वजह से क्या होते हैं, अपने फंक्शन धीरे धीरे क्या करते थे, नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या हुआ, मैं उसके डॉक्टर के पास गया, तो मुझे डिस्चार्ज भी किया। 1 हफ्ते के बाद डिस्चार्ज किया, कुछ नहीं हुआ, कहा कि ठीक हो जाओगे। लेकिन क्या हुआ बेटा, अचानक में मैं घर जब वहाँ से रेफर करके आया, डिस्चार्ज होके आया, तो उसके बाद से मुझे थोड़े से वो दौरा का शिकार की वजह से झटका आने लगा, जिसकी वजह से मैं कोमा में चला गया, और 3 दिन कोमा में था। दोबारा उसी डॉक्टर के पास ले गया, और 3 दिन के बाद ट्रीटमेंट हुआ, मैं कोमा में पड़ा हुआ था। 3 दिन के बाद मुझे होश आई। तब हुआ क्या ये कि मेरी चेतना की क्षमता जो थी वो गायब होती, लेकिन मैंने डॉक्टर से, मेरे घर वाले रिक्वेस्ट किया कि इसको याद नहीं है कुछ, तो धीरे धीरे उसने कहा कि धीरे धीरे वो चीज़ें रिकवर होंगी, मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा। और बेटा मैं डेढ़ महीने के बाद ही मुझे कोई चीज़ रिस्पॉन्स, आज मैं आपके सामने ये सारे लेक्चर्स याद किया रहता हूँ, ब्रेन में आपको इन्फॉर्मेशन के थ्रू भरी हुई है सारी चीज़ें, वहाँ तक बता रहा हूँ। हिंदी में कोई चीज़ लिखा रहता था, मैं उसे देख के पढ़ नहीं पा रहा था। बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ की बात है, जब मैं वहाँ से डिस्चार्ज होकर आया था, और 1 महीने तक मुझे प्रॉब्लम हुई, 1.5 महीने तक, 2-3 महीने के बाद धीरे धीरे रिकवरी हुई, और मैंने बहुत मेहनत की अपने इस स्टडी को लेकर, तब जाके वो सारी चीज़ें मेरी इंफॉर्मेशन आ गई। तो ब्रेन एक जनरली कहा जाए तो ब्रेन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जो हमारे ब्रेन, यदि अगर अदर एनिमल्स की तुलना में देखा जाए तो हमारा ब्रेन बिल्कुल डिफाइंड, बिल्कुल मॉडिफाइड है, उनसे अलग है, जिसकी वजह से ही हम क्या कहते हैं, इतना बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान जानवरों में गिना जाता है कौन, ह्यूमन बीइंग। कारण है कि उसका ब्रेन का जो लोब होता है, हम देखेंगे सेरेब्रम वाला जो पार्ट है ना, वो ज़्यादा डेवलप है अदर एनिमल्स की अपेक्षा, जिसके पास सोचने की, चिंतन करने की क्षमता सबसे ज़्यादा है। इस वजह से तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि हम अपने ब्रेन को जितना इन्वॉल्व करेंगे, जितना बेटा आपको यूज करेंगे, वो उतना ही तेज क्या करता है, एक्सेप्ट करता है।
उसके पास इतनी काफ़ी मेमोरी है कि वो स्टोर करके रखने की क्षमता, अनलिमिटेड मेमोरी है कि जितना आप पढ़ोगे, जितना कैप्चर करना चाहोगे वो स्टोर करके रखोगे। हाँ, थोड़ा सा उसको रिवाइज नहीं करोगे तो वास आउट हो जाएगा। ठीक, तो वो चीज़ें हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लेक्चर पे आपको कंटिन्यूस करते हैं चीज़ों के लेकर बेटा, कि हमारा ब्रेन इतनी इंपॉर्टेंट है पार्ट की, हमारी बॉडी की सारी चीज़ों को वो क्या करता है, कंट्रोलिंग में रहता है, कोऑर्डिनेट करता है। तो हमने बताया कि वो स्पाइनल कार्ड जो होती है ब्रेन को इंफॉर्मेशन देती है, ब्रेन सोचता समझता है, थिंकिंग करता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, फिर वो क्या करता है, क्रिया करता है। फिर उसके बाद आप सोच सकते हो कि यदि हम सोचे दिखा हुआ है, वी आल्सो थिंक अबाउट आवर एक्शन। आप सोच सकते हो कि आपके अंदर जो क्रियाएं होती है वो कैसे होती हैं। जैसे आपको क्या करना है बेटा, आपको राइट करना है, लिखना है, टॉकिंग करना है, बात करना है, मूविंग चेयर को घुमाना है, क्लैपिंग आफ्टर इन द प्रोग्राम, हंसना है, बहुत सारे मोर सारे एग्जाम्पल और वॉलंटरी एक्शन। ये सारे एग्जाम्पल जो होते हैं बेटा, ये सारे वॉलंटरी एक्शन के होते हैं। वॉलंटरी एक्शन का मतलब होता है, ये थोड़ा सा लिख लीजिएगा, वॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन का मतलब होता है ऐच्छिक क्रिया। क्या कहते हैं, ऐच्छिक क्रिया। ये सारी क्रियाओं का जो रीजन होता है, जैसे हमने अभी अभी कहा ना, राइटिंग करना, लिखना, जो मैं लिख रहा हूँ या फिर आपसे बात कर रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, वो सब करना, वो सारा का सारा क्या होता है, चेयर को हिलाना, घुमाना, मूव करना, लाफिंग करना, हंसना, कोई प्रोग्राम होता है तो हंसने की कंडीशन आती है, वो सारी जो आपको क्रियाएं होती है वो सारी वॉलंटरी क्रिया होती है। जो नियंत्रण की जाती है आपको किसके द्वारा, ब्रेन के द्वारा नियंत्रित होती है, उसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, और उसी को वो सुचारू रूप से क्या होता है, चलाता रहता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको इंसाइट में दे रखी है, वो देगा। लेकिन आपको क्या होता है, ब्रेन को कहा जाए कि ये सारे जो होते हैं, ब्रेन को मैसेज किया जाता है, ब्रेन उसको थिंकिंग करता है, सोचने की क्षमता होती है, उसके बाद वो रिस्पॉन्स करता है, और वो मोटर न्यूरॉन्स क्या करती है, आपको कहाँ पर ले आती है, किसके पास छोड़ती है, आपको मसल से, इफेक्टिव ऑर्गन को छोड़ती है, उसके बाद हम वो काम करते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जो ब्रेन होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, ध्यान रखिएगा, ब्रेन एंड प्लस आपको लिख सकते हो स्पाइनल कार्ड, ये दोनों ही मिलकर आपको बनाते हैं बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ये दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं, आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। एक हमने स्ट्रक्चर आपको ब्रेन पर लिया हुआ है, स्पाइनल कार्ड के बारे में भी हमने जान चुका है। तो अब आपको ब्रेन का डिटेल देना। तो ब्रेन क्या होता है, जब सारे मैसेज इंफॉर्मेशन होती है तो ब्रेन को क्या करते हैं, इस फंक्शन को करने के लिए उसे कई पार्ट्स, आपको मेजर पार्ट्स आपको डिवाइड किए गए। उसके 3 पार्ट्स होते हैं, वही ब्रेन का 3 पार्ट्स आपको ध्यान दें। वो कौन कौन से पार्ट होते हैं बेटा, तो ध्यान रखिएगा, ब्रेन के आपको क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, वो याद रखिएगा कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो आपको यहीं लिखता हूँ बेटा, वो 3 पार्ट आपको ब्रेन के कौन कौन से होते हैं। तो आपको ध्यान रखिएगा, पहला जो ब्रेन का पार्ट होता है, ब्रेन को 3 भागों में डिवाइड किया, पहला होता है बेटा जिसको कहते हैं फोर ब्रेन कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, जिसको क्या कहते हैं, फोर ब्रेन कहते हैं। आपको ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ, ये अगला आपको मोस्ट ऑफ द जो पार्ट होता है वो फोर ब्रेन का ही पार्ट होता है, और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसी के पास, फोर ब्रेन के ही पास क्या होती है, सारी चेतना, स्मृति, ये सारी आपको क्षमताएं क्या होती है, इसी के पास होती है। तो जब हमने बताया कि हमारी वो मेमोरी या फिर चेतना क्षमता खो गई थी, जो क्या होता है, तो धीरे धीरे ये तो डैमेज रहे होंगे मिड ब्रेन, हार्ड ब्रेन, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये भी आपको इफेक्ट आ गया था, जिसकी वजह से ऐसा कहा जाता है कि वो हमारी चेतना चली गई। लेकिन इसमें हमने बताया था कि नॉर्मल कंडीशन में था उस समय, इसलिए मुझे सारी चीजें रिमेंबर थी, लेकिन जैसे ही इफेक्ट इस पे भी पड़ा तो सारी चीजें आपको चली गई। तो वो बताया जाता है हमारा कि बेटा फोर ब्रेन के पास सारी आपको इंफॉर्मेशन निहित रहती है, सारी अच्छी क्रियाएं जो होती है वो उसी के द्वारा क्या होती है, कंट्रोल की जाती है, फोर ब्रेन के द्वारा। अब ध्यान रखना, फोर ब्रेन में दूसरा जो पार्ट आपको, मेजर पार्ट आपको बांटा गया, उसको बेटा बोलते हैं मिड ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिड ब्रेन कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 2 आपको चीजें होगी, फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन। और लास्ट वाला जो आपको मेजर पार्ट बांटा गया, तीसरा पार्ट जो होता है ब्रेन का, वो होता है जिसको कहते हैं हाइंड ब्रेन कहते हैं। माफ कर देना,
स्टार्ट करते हैं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है मार्कर में, इसको सही कर लेते हैं। एक सेकंड के लिए रुके रहिएगा। हाँ बेटा, क्या हमने लिखा हुआ था आपको? लास्ट वाला जो तीसरा पार्ट आपको लिखा हुआ था वो आपका होता है बेटा तीसरा हाइंड ब्रेन। क्या है तीसरा? ये तीसरा लिख लो। हाइंड ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट सुनो, थोड़ा सा मार्केट प्रॉब्लम हो गई है। देखो तो क्या आपने बताया कि आपको 3 पार्ट होते हैं, एक फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और क्या होता है हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को ध्यान से सुनेगा कि फोर ब्रेन जो होता है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है फोर ब्रेन, फिर हमने आपको कहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे मिड ब्रेन, और लास्ट में ये आपको क्या होता है हाइंड ब्रेन। तो क्लियर है, खाली समझना है कि आपको कहाँ कहाँ काम करता है। तो फोर ब्रेन जो होते हैं, फोर ब्रेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो चेतना स्मृति सारी क्षमताएं क्या होती है उसी के अंदर निहित होती है, ठीक है, उसी के द्वारा संचालित की जाती है। अर्थात कह सकते हो जो भी अच्छी क्रियाएं होती है, वॉलंटरी जो एक्शन होता है वो सारी किसके द्वारा होती है? फोर ब्रेन के द्वारा होती है। क्लियर है? फोर ब्रेन के आपको 2 पार्ट होते हैं। वो कौन कौन से पार्ट होते हैं ध्यान रखिएगा। फोर ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रम, और दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं डायनसिफ्लान। क्लियर हुआ कि पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं क्या? सेरिब्रम, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं डायनसिफ्लान। सेरिब्रम वाला जो पार्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो चेतना निहित रहती है उसी के पास, और उसके कई क्षेत्र होते हैं आपको वो उसको संचालित करते हैं, जैसे सूंघने की क्षमता, उसके बाद स्वाद की क्षमता, देखने की जो क्षमता होती है, लर्निंग सुनने की, ये सारी चेतनाएं अलग अलग केंद्र होते हैं, उसके क्षेत्र पाए जाते हैं, उसके द्वारा वो क्या करते हैं? संचालित। किसी एक ही केंद्र द्वारा वो क्या होता है? केंद्र बिंदु द्वारा संचालित नहीं होते, उसके कई क्षेत्र आपको बटे रहते हैं सेरिब्रम के, जिसके द्वारा ये सारी चीजें आपको संचालित है। जैसे सूंघने की क्षमता अलग केंद्र पे होगी, और स्वाद की जो क्षमता जो सेंस करने वाला पॉइंट होगा वो अलग ब्रेन का सेरिब्रम का ही पार्ट होगा, अलग केंद्र पे होगा। तो उसके अलग अलग क्षेत्र आपको क्या होते हैं? बांटे जाते हैं, उसके द्वारा वो क्या होता है? संचालित किया जाता है। तो 3 चीजें हुई आपको। जो डायनसिफ्लान भी होता है, तो ये 2 पार्ट आपको खाली नाम याद रखिएगा। डायनसिफ्लान बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि बेटा आपको आगे चल के बहुत सारे नहीं मिले। तो इसमें ये हुआ। फिर मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन का ध्यान रखिएगा। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन हमारी बॉडी में आपने देखा होगा, पिछले लेक्चर्स में हमने आपको बताया था रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। जैसे कुछ चीजें होती हैं, जैसे आपको क्या होता है, आपको स्वादिष्ट भोजन आपके सामने हुआ, सुगंध आई, आपको तुरंत आपके मुख में क्या हो जाएगा? पानी आ जाएगा, ठीक है। उसको हमारे वो ब्रेन के कंट्रोल में नहीं था, हमारे सेरिब्रम वो ब्रेन के कंट्रोल में हमारे सेरिब्रम का पार्ट में नहीं था। आपने ऐसा रोकना भी चाहा तब भी नहीं रुके, वो पानी आ गया, आप रोकना भी चाहोगे तब भी नहीं रुके, वो सलाइवा का सिक्रेशन होने लगेगा। फिर यदि आपको कहा जाए, यदि आपको क्या कह रहे हो, सपोज दैट आपको क्या कहते हैं सलाइवा का सिक्रेशन होने लगा, यदि आपको कहा जाए कि आपका हार्ट बीट हो वो चल रही है, उसको भी हम रोकना चाहें तो नहीं रुक पाएगा, उसका चलता रहेगा। तो ये सारी जो क्रियाएं होती हैं, जैसे पलकों का झपकना, उसको भी हद तक कुछ तक रोक सकते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूअस चलती रहती है पलके। तो ये सारी जो क्रियाएं होती है वो हमारे सेरिब्रम वाले अर्थात फोर ब्रेन वाले पार्ट से नहीं रिलीज की जाती है, अर्थात जो जिसे हम कहते हैं अनैच्छिक क्रिया, उसको हम क्या कहते हैं? अनैच्छिक क्रिया, इनवॉल्वेंट्री एक्शन कहा जाता है। वॉल्वेंट्री एक्शन मतलब अच्छी क्रिया, और इनवॉल्वेंट्री का मतलब होता है अनैच्छिक क्रिया। तो जो अनैच्छिक क्रियाएं जो होती है, जो स्वतः संचालित होती है, अपने आप होती रहती है, जैसे हार्ट बीट का, लार का आना, ये सारी जो क्रियाएं होती है वो हमारे मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन जो होता है उसके द्वारा संचालित की जाती है, ठीक है, उसके द्वारा संचालित की जाती है। जो मिड ब्रेन होता है और हाइंड ब्रेन जो होते हैं, ये सारे दोनों मिलकर ही क्या करते हैं? अनैच्छिक क्रियाओं को संचालित करते हैं, उन्हीं का एक केंद्र होते हैं, उनको ये क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं या कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं।
फिर उसके बाद आपको क्या होता है कि बेटा देखा जाए तो एनसीईआरटी के लास्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है कि जो आपका, जैसे हमने कुछ रिएक्शन लिखे हुए हैं, जैसे आपको एनसीईआरटी का लास्ट पॉइंट जो लिखा हुआ था, जैसे हमारी कुछ चीजें होती है क्या कहती है, जो आपको लास्ट ब्रेन के द्वारा आपको क्या होती है कंट्रोल की जाती है। जैसे कहा हमारा हाइंड ब्रेन का बारे में दिया हुआ, हाइंड ब्रेन जो होता है उसके आपको क्या होते हैं कि उसके बेटा आपको क्या होता है, यहाँ पे हमने दिखा हुआ है 3 पार्ट आपको दिए हुए। जनरली इसके 3 पार्ट होते हैं, एक होता है सेरिबेलम, एक होता है मेडुला और एक होता है पोन्स। ठीक है, 3 पार्ट आपको मिलकर आपको बनाते हैं किसको, हाइंड ब्रेन को। यहाँ पे देखा, फिर उसके बाद ये देखो यहाँ पे जॉइंट प्लेस है, हाइंड ब्रेन से जुड़ी हुई ब्रेन से जुड़ी हुई एक नीचे वाली पार्ट होती है जो हमारे मिड ब्रेन में बनी रहती है, उसको हम बेटा स्पाइन कार्ड बोलते हैं। तो स्पाइनल कार्ड और ब्रेन दोनों के दोनों नर्वस सिस्टम में आते हैं। तो स्पाइनल कार्ड को हमने देखा सारा चीज इंफॉर्मेशन यहीं से इसके पास जाती है, फिर अलग अलग पार्ट में आपको क्या होती है, निहित होती है। तो हमने यहाँ पे देखा हुआ कि इसके 4 ब्रेन के हमने पार्ट आपको लिखे नहीं हुए, लेकिन बता रखा हुआ सेरिब्रम होता है और डायंसिप्लान, वो नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हमने बेटा सेरिबेलम और मेडुला और पोन्स, ये हाइंड ब्रेन के होते हैं। फिर उसके बाद आपको ध्यान रखिएगा मिड ब्रेन जो वाला पार्ट होता है उसके पास आपको क्या होती है, मिड ब्रेन का जो मॉडिफिकेशन होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाइपोथैलेमस और थैलेमस का होता है। देखो यहाँ पे थैलेमस, ये हाइपोथैलेमस है, यहाँ पे थैलेमस भी होगा। थैलेमस और हाइपोथैलेमस इज मॉडिफाइड बाय मिड ब्रेन, मिड ब्रेन का ही पार्ट होते हैं, उसके द्वारा निर्मित होते हैं। और उसी मिड ब्रेन में एक आपको ग्लैंड पाई जाती है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। सुना होगा पिट्यूटरी ग्लैंड को हम डिटेल पढ़ाएंगे जब न्यूरो कोऑर्डिनेशन पढ़ाएंगे, सॉरी न्यूरो कह रहे हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ाएंगे। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड इसी का पार्ट होती है। बहुत सारे पढ़े होंगे कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को ही क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे आपको ध्यान से फिगर को देखना है और आपको लिखना है। आपको क्या खाली वो फिगर ध्यान है कि कहाँ कहाँ आ जाता है, स्पाइनल कार्ड सारी सूचनाएं इसको निहित होती है। ब्रेन की ध्यान के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के न्यूरॉन्स होती है उसको बोलते हैं पेरीफेरल न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो पेरीफेरल न्यूरॉन्स जो होती है, जो नेटवर्क बना रहता है समस्त बॉडी पार्ट में होती है, वो इकट्ठा होकर आपको स्पाइनल कार्ड को पहुंचाती है। और वो स्पाइनल कार्ड क्या होती है, उन सूचनाओं को किसके पास पहुंचाती है, ब्रेन के पास पहुंचाती है। और ब्रेन के डिफरेंट पार्ट होते हैं जो ब्रेन का अलग अलग फंक्शन करते हैं। तो हमने फंक्शन आपको बता दिया, 4 ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। देखो ये सेरिब्रम वाला मेस आपके सेरिब्रम का पार्ट होता है, और ये ब्रेन जो होता है बेटा वो ढका रहता है आपको स्कल द्वारा, जिसको कहते हैं क्रैनियम, जो एक कैल्शियम कार्बोनेट की क्या होती है, कठोर क्या होती है, इस कठोर आपको क्या होती है सब्सटेंस से बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं स्कल, या उसको कहते हैं क्रैनियम, या फिर कहते हैं खोपड़ी। इसका देखा ना खोपड़ी, उसी में बिल्कुल ब्रेन बॉक्स में, इसको ब्रेन बॉक्स भी कह सकते हैं, उसी में बिल्कुल क्या होता है बेटा, ये भरा रहता है। तो क्लियर है, तो इतना हमने आपको लेक्चर्स में देखा। फिर उसके बाद ध्यान रखिएगा हाइंड ब्रेन का जो पार्ट आपको है, हाइंड ब्रेन में जो होते हैं जैसे हार्ट बीट का, जितनी भी हार्ट बीट को कंट्रोल करना या फिर आपको पलकों का झपकना, ये सारे आपको एनसीईआरटी के लास्ट वाली पॉइंट में हम ध्यान रखिएगा, आपको बता देते हैं। जैसे लिखा हुआ है रक्तदाब, लार आना तथा वमन, 3 चीजें लिखा हुआ, मतलब ब्लड प्रेशर, रक्तदाब, वमन, वोमिटिंग, और क्या होता है आपको लार का आना। इन सारी एनर्जिक क्रियाओं का जो कंट्रोलिंग रीजन होता है, जो संचालित करता है, कंट्रोल करता है, वो करता है बेटा जो हाइंड ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं आपको मेडुला। ठीक है, उसको पूरा नाम होता है मेडुला ऑब्लिगेटा। ये ध्यान रखिए, हमने कहीं एग्जाम में देने गया था, वहां पे पूछ रखा था कि रक्तदाब को कौन सा निम्न में से कौन सा कंट्रोल करता है। तो ध्यान रखिए, रक्तदाब हो, वोमिटिंग हुई, उल्टी का आना हुआ, और जैसे हमने बताया लार का आना हुआ, ये सारे कंट्रोल किए जाते हैं आपको किसके द्वारा, हाइंड ब्रेन के मेडुला ऑब्लिगेटा नाम का एक मेडुला नाम का पार्ट होता है, उसके द्वारा क्या होता है, कंट्रोल किया जाता है। तो क्लियर है, हमने आपको स्ट्रक्चर के दौरान सारी चीजों को आपको इन्फॉर्मेशन बता दी बेटा। हमारा मार्कर कुछ काम नहीं कर रहा था जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उसकी वजह से, क्योंकि लेक्चर के दौरान हमने आपको बता रखा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये सारे पार्ट कहाँ से होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, किससे क्या सिक्रेशन होता है, वही सिर्फ आपको जानना है। और मेन पॉइंट तो ये 3 भाग जानने हैं, उसके क्या कार्य होते हैं वो जानना है। तो बेटा आज हम यहाँ तक पढ़ लिए। अगली पॉइंट हमको पढ़ना है, आपको क्या करना है कि हाउ आर दिस टिश्यू प्रोटेक्ट, ये टिश्यू कैसे प्रोटेक्ट की जाती है, और हाउ डज द नर्वस टिश्यू कैसे एक्शन और कैसे एक्शन करती है। फिर उसके बाद आपको ये एनिमल का नर्वस सिस्टम खत्म हो जाएगा, फिर प्लांट में हम बताएंगे। ठीक है, प्लांट कैसे उनमें होता है, उनमें कैसे समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स का देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के दौरान। तो बेटा पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।